कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कमर दर्द हमारे पास आता है वो हमारी सड़कों की और हमारी रोज़मर्रा की सिचुएशन के हिसाब से कमर के अंदर तकलीफ़ एक मौजूद रहती है। लोग अक्सर बेशतर सवाल करते हैं कि मैं इस तकलीफ़ का हल क्या निकालूं। तो आज हम आपकी मुलाकात जिससे कराने जा रहे हैं वो उसके पास कुछ राज है, उसके पास कुछ ट्रिक्स है। हम किसकी मुलाकात कराने जा रहे हैं? हम एक कायरोप्रैक्टर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम। डॉक्टर सलीम, बहुत शुक्रिया कामयाबी का सफ़र ज्वाइन करने का। यू आर वेलकम, थैंक यू। कायरोप्रैक्टिस बहुत ही ऐसा है नाम जो बहुत कम लोगों को, जिनकी कमर की तकलीफ़ शायद होती है, बढ़ के फिर वो सर्च करते हैं और कहते हैं कि अब कहीं जाना चाहिए, पाँव की तकलीफ़ है, चलने का मसला है। लेकिन ये कायरोप्रैक्टिस पहले क्या है? बेसिकली कायरोप्रैक्टिक्स जो है एक इल्म है, एक कला है, एक आर्ट है। अब तो खैर एक डिग्री की सूरत इख्तियार कर गई कि आपको 6 साल पढ़ना है, उसके बाद आप कैपेबल होते हैं प्रैक्टिस के लिए, जस्ट लाइक अदर डॉक्टर्स लाइक MBBS एंड। लेकिन बेसिकली हम लोग फिजिकल मेडिसिन के लोग कहलाते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम पेन किलर्स या ऐसी चीज़ें नहीं देते हैं। कहीं अगर देखें डेफिशिएंसीज तो विटामिन D3 या कैल्शियम तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि मेल न्यूट्रिशन के केसेस कितने हैं। ना दूध असली है ना मक्खन असली है, कुछ भी नहीं है। यहाँ तो हमारी भैंसें इंजेक्शन का इंतजार करती है कि इंजेक्शन लगे तो दूध दूँ। वरना सप्लीमेंट मिल जाती है डॉक्टर कुछ के भी पास। ऑर्गेनिक नहीं है ना, कुछ भी ऑर्गेनिक नहीं है। बिल्कुल। तो काफ़ी चीज़ें समझ से बाहर हैं और केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। एग्जैक्टली। तो बेसिकली कायरोप्रैक्टर होता ये है कि वी यूज टू मैनिपुलेट द बैकबोन एंड स्पाइन, सारी स्पाइन, यानी सर्वाइकल है, थोरैसिक है, फिर लोम्बो है, फिर सैक्रल है, आखिर में कॉक्सिस है जिस पे हमारा बैठे हुए बैलेंस करके। बिल्कुल। और कॉक्सिस ज़्यादा डैमेज होती है बाइक पे, क्योंकि आपका एक लेग इधर है, एक लेग इधर है, तो कॉक्सिस पे हिटिंग होती है। जब रोड ख़राब होंगे तो आपकी बैकबोन ख़राब होनी है। तो हम मैनिपुलेट करते हैं बैकबोन को और उसको एडजस्ट करते हैं। कैसे पता चलेगा? अगर किसी के पास MRI है तो फ़ौरन MRI से दिखाई देगा कि ये इश्यूज़ हैं, उसको एडजस्ट करना है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारे स्टंट अलावा MRI नहीं कर सकते, वहाँ चैलेंज है। फिर आप क्या करेंगे? फिर हम पूछेंगे कि सिम्टम्स क्या हैं, किस पोजीशन में ज़्यादा तकलीफ होती है, आया बैठे हुए, लेटे हुए, या चलते वक्त, या खड़े खड़े थक रहे हैं, कुछ भी चीज़ हो। तो उसको हिसाब से करते करते फिर हम देखते हैं, चेक करते हैं अपने थंब को यूज़ करके बैकबोन पे कि यहाँ इशू है और इस जगह पर मसल्स इनएक्टिव है या स्कार हो चुका है, एक्टिव नहीं है, उसको एडजस्ट कर देते हैं। इसके अंदर सैक्रल ट्विस्टिंग है, लुम्बर ट्विस्टिंग है, ट्रैक्शन है जिसे कहते हैं नेक को खींचना या लेग्स को अपनी तरफ खींचना, पुल करना, उसे हम ट्रैक्शन कहते हैं, और डिकम्प्रेशन है। लेकिन वो होता प्रेसिंग से ही है, ज़बरदस्त। इस तरह मेथड पे। आपकी जर्नी स्टार्ट हुई, आपने फैसला किया होगा कि मैंने इस साइट के ऊपर जाना है। ये फैसला कैसे हुआ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे कहा जाता है कि एक शोबा इंजीनियरिंग का है और एक शोबा जो बनता है वो मेडिकल डॉक्टर प्रैक्टिस MBBS BDS का बनता है। ये इस पे नॉलेज या इन्फॉर्मेशन आती नहीं है और यहाँ पे इंस्टीट्यूट बहुत कम ही, एक आध के अलावा ऑफ़र नहीं करता पाकिस्तान में। अब किस तरीके से कोई चीज़ सफ़र लेके जा सकता है बंदा, और आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत इंटरेस्टिंग और अजीब सफ़र था। बेसिकली पेरेंट्स की तरफ से ये था कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि स्कूल कॉलेज में प्रोजेक्ट्स बहुत आसानी से करता था। इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स, क्रेन बनानी है, जो भी है, मतलब मैंने एरोप्लेन तक बनाया था, बस वो फ्लाई नहीं कर सका। उसके बाद लेकिन मेरा अपना रुझान मेडिकल साइड पे था, तो मैंने 9th में ही बायोलॉजी ली थी, क्लास 9th में, जबकि लोग कंप्यूटर साइंस ले रहे थे और बड़ा बूम था कि नहीं अब इस तरफ आ जाओ। लेकिन मैं अपने माइंड से चला, होते होते मैंने फार्मडी कर लिया, डॉक्टर फार्मेसी। लेकिन यहाँ पर सिवाय फार्मास्यूटिकल के उधर कोई स्कोप नहीं है। बहुत से बहुत आप किसी फार्मेसी में जॉब कर लें या उसको ओन कर लें। फिर मेरा इत्तेफाक बाहर जाने का हुआ। मेरा इंटेंशन बिजनेस का था, मेरा अपना इंटेंशन बिजनेस का था, डिग्री मैं ले चुका था। लेकिन वहाँ जाके जब हम दोपहर के 2-2:30 बजे फारिग हो ही जाते थे, फिर क्या करते? तो स्पॉइल होने से अच्छा है कि आप कुछ पढ़ लें। और कुरान में भी पहला वर्ड यही है, इक़रा, कि कुछ पढ़ लो और पढ़ो। पहला लफ्ज़ ही अल्लाह की तरफ से हमें जो कलाम है, खुदा का कलाम है, वो यही कि पढ़ो। तो हमने कहा चलो सही है, ठीक है। मैं और मेरे पार्टनर ने कुछ पढ़ा, उनका फील्ड अलग था, फाइन आर्ट्स वगैरह, और मैं इस तरफ आ गया। लेकिन पूरे इन 5 साल 6 साल लोगों ने मुझे यही बोला कि तुम ये पढ़ क्या रहे हो, पाकिस्तान में तो कोई तुम्हें ना पूछेगा ना पहचानेगा, तो ला महाला मजबूरन तुम्हें प्रैक्टिस बाहर ही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में इतना स्कोप नहीं है इसका। लेकिन फिर बाद में सब कुछ उल्टा ही हुआ।
जब हम आए तो लोगों की अपनी भाषा, उनकी अपनी जो एक समझ के हिसाब से मैंने कुछ वीडियोस बनाई बाद में कि समझाया कि ये ऐसे नहीं, ऐसा है, इसमें सर्जरी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये हो जाएगा, आप क्यों 3 लाख 4 लाख फेंक रहे हैं कहीं, और अगर इससे नहीं हुआ तो बेशक ऑपरेशन करा लेना। इस चीज़ को लोग अंडरस्टैंड कर गए, लेकिन वो भी सिर्फ 4% 5%। लेकिन अब आप बताएं, अगर मेरे क्लिनिक में रश है तो आप सोचें कि अवेयरनेस फिर भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि 23 करोड़ आवाम के लिए 5 से 6 क्वालिफाइड कैरोप्रैक्टर्स मौजूद हैं, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ना काफ़ी है। और अक्सर बेशतर लोग एक सवाल उठाते हैं, फिजियोथेरेपी और कायरोप्रैक्टिस, ये जब भी कायरोप्रैक्टिस की बात आती है तो नहीं यार ये तो फिजियोथेरेपी है, तो दोनों में कोई फ़र्क है? बहुत बड़ा फ़र्क है। किसी का हाथ टूटा, एक्सीडेंट हुआ, डॉक्टर ने एक्सरे किया, हड्डी आसपास है, मतलब वो कंपाउंड फ्रैक्चर है, उसको खींच के बराबर किया, लेवल किया, प्लास्टर किया, अब वो 2 महीने तक हाथ लटका के घूमेगा। प्लास्टर कटने के बाद जब हड्डी जुड़ चुकी तो उसका हाथ ना काम करेगा, ना उठेगा, ना उसकी बॉडी के पीछे जाएगा। सही बात। फिर हम याद करेंगे कि इसको फिजियोथेरेपिस्ट को, ताकि उसके मसल लेवल पे काम करे, 1 2 3 4 अप डाउन राइट लेफ्ट। ये इसलिए है सिर्फ कि आपके जो मसल्स जो काम करना भूल गए हैं, गेम तो मसल मेमोरी का है ना। अगर आप अपना भी कोई हाथ रोक लेंगे बगैर किसी वजह के, वो 2 महीने बाद फिर काम का नहीं रहेगा। हमें एक्टिव तो उसको रखना ही है ब्रेन सिग्नल्स के लेवल पे। तो एक्टिव करने के लिए फिजियोथेरेपी जो मसल लेवल पे काम करता है, यानी सॉफ्टवेयर है वो, मैं तो हार्डवेयर हूँ, हम लोग तो हार्डवेयर है ना। मतलब समझे, ह्यूमन की जो बॉडी है, स्केलेटन एनाटॉमिकली अगर ढांचे की बात करें तो हम उसके मैकेनिक हैं, हार्डवेयर देखते हैं, उसको अलाइन करना, बैलेंस, आप कार की अलाइनमेंट करवाते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही है। अलाइनमेंट हो गई, बंदा ठीक है, और 10-10 साल पुरानी तकलीफ चुटके में गायब हो जाती है 1 2 या 3 सेशंस के अंदर। और बहुत सारे लोग हैं ऐसे, जब उनके जॉइंट पेन्स आते हैं या फिर कोई बैक पेन है, लोग अमूमन पेन किलर लेकर गुजारा करते हैं और उसको बर्दाश्त कर रहे होते हैं कि यार ये खुद ब खुद जादू से ठीक हो जाएगा। कितना इम्पैक्ट आता है इस चीज़ का कि वो बॉडी अडॉप्ट कर जाती है, एडजस्ट कर जाती है, ये क्या होता क्या है उस मामले का? देखें 10 to 15% सही हो भी जाता है कभी कभी। बहुत सारी आप तकलीफ़ें देखते हैं कि हमें भी होती हैं, हम डॉक्टर के पास जाए बगैर ठीक हो जाते हैं, क्योंकि अपनी सेल्फ हीलिंग तो है ना, हमारे अंदर एक अल्लाह ताला ने डॉक्टर रखा है, वो वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, ऑक्सीजन ब्लड वगैरह सब अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन के खिलाफ तो मैं शुरू से ही हूँ, तो फिर ब्लेम किसको करेंगे? तो सेल्फ मेडिकेशन सही नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग मेडिसिन जो कॉमनली घर पे अवेलेबल हैं, OTC मेडिसिन होती हैं, पेन किलर्स, वो यूज़ कर रहे होते हैं, और फ़ौरन से किसी डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। ये तो मैं डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, कायरोप्रैक्टर तक तो वो जब पहुँचते हैं जब सारी लुटिया डुबो चुके होते हैं, एंड में हर आदमी अपने हिस्से का उनको लूट चुका होता है। कभी कोई किस बात से उनको कहता है नहीं ये है। मैंने देखा है ये, हम यहाँ इवन मालिशिये भी बाहर लिख के लगा गए अब तो कायरोप्रैक्टर, और जब से मेरी वीडियोस आई हैं तो फिजियोथेरापिस्ट भी सारे वही बन गए। ज़बरदस्त। नहीं, ये फैक्ट है ये बात। हम जब जवानों को देखते हैं और इस एज के अंदर, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारी डाइट जो है वो देसी या अच्छी नहीं रही है, खालिस नहीं रही है, तो उसमें एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आती है कि जो बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। तो हमारे यहाँ जो बाइक चलाने वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं, उनकी बैक बोन जो है वो हल्का सा कर्व शेप ले रही होती है और बैक साइड पूरी कर्व शेप में जा रही होती है। वो क्या प्रॉब्लम होती है जो बच्चे इग्नोर कर रहे होते हैं और कहते हैं, और या माँ बाप भी देख रहे होते हैं कि हल्का सा फ़र्क आ रहा है, कर्व हो रहा है, लेकिन उस पर नोटिस नहीं कर रहे होते? ये भी अपने तौर पे एक अलग टॉपिक है। पॉस्चर की बात कर रहे हैं आप, इनडायरेक्टली आप पॉस्चर की बात कर रहे हैं। देखें, अगर मैं यहाँ से लाहौर भी बाइक पे जाऊँ और मेरा पॉस्चर ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा। 2 चीज़ें ठीक होना इंपॉर्टेंट है, खासकर 2 व्हील पे, बाइक के ऊपर। एक सीधा बैठना, सही आपका इक्विपमेंट हो, आपकी सीट सही हो, शॉक्स ठीक हो, दूसरा रोड सही होना। जब रोड ही नहीं, यहाँ तो मैं जब खुद कभी शौक में बाइक चलाता हूँ तो मैं रोड ढूंढ के बाइक चलाता हूँ कि रोड कहाँ है वहाँ चलाओ, बाकी तो सब खड्डे ही हैं। इवन आपको अगर डाइजेस्ट सिस्टम नहीं भी होता, आप बाइक चला, हजम हो जाएगा खाना। इतने झटके हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे रोड ही नहीं है पाकिस्तान में, बगैर रोड के हैं हम लोग। बिल्कुल ज़बरदस्त, सही बात है। दूसरी चीज़, हमारे स्कूल, मैं पर्सनल बताऊंगा अपना कि मैं अपने छोटे वाले बच्चे के 3 स्कूल बदलवा चुका हूँ। क्यों? वहाँ स्केजुअल जो है ना, टाइम टेबल जिसे कहते हैं, आपकी कॉपीज़ और बुक्स का, वो फॉलो नहीं हो रहा, और इतना बड़ा उसका बैग है जिसको मैं भी उठाऊँ तो मेरा सांस फूल जाए, जबकि मैं सारा दिन बंदे तोड़ रहा होता हूँ यहाँ पे। सारा दिन मैं फिजिकल मेथड पे काम करता हूँ, तो मैं एक मजबूत बंदा हूँ, क्योंकि हमारा काम ही फिजिकल है ना सारा। वो बैग मैं भी नहीं उठा पा रहा। जब वैन तक जाता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ यार ये तुम उठाते कैसे हो? तो मैं
एक छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास। पाकिस्तान में जो कायरोप्रैक्टिक्स में पीड्स के केसेस है वो मैं लेता हूँ, वाहिद मैं हूँ गालिबन, और मैंने सुना नहीं ना देखा। तो एक 6 साल की बच्ची है हुरैन और एक 8 साल की बच्ची है बरीरा। ये आते हैं मेरे पास जो स्कूल की वजह से, स्कूल बैग की वजह से टेढ़ी हो चुकी हैं, यानी स्कॉलियोसिस का है प्रॉब्लम इनको। एक बच्ची को काइफोसिस है, फ्रंट पे झुक गई, एक साइड में झुकी हुई है स्कॉलियोसिस की वजह से। तो मैंने उन दोनों को सब ट्रीटमेंट के दौरान ही पेरेंट्स को ये बताया और समझाया कि आप होम स्कूलिंग कराएं, क्योंकि ये स्कूल नहीं सुधरेंगे। और ये बातें मेरी सुन के और भड़क जाते हैं, बोले आप स्कूल से भड़क जाते हैं। हाँ, मैं स्कूल के हैवी बैग्स के खिलाफ बात करूं या मैं चिकन इंडल की बात करूं कि ये फार्मिंग चिकन मत खाएं, तो लोग परेशान हो जाते हैं, मेरे खिलाफ हो जाते हैं। वो इसी तरीके से, क्योंकि वो उनके एजेंडे को हिट कर रही होती है, लेकिन वो केयर नहीं आ रही होती। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं डॉक्टर सलीम के साथ। हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि हमें पॉस्चर्स कितने टाइप के होते हैं जो अमूमन प्रॉब्लम दिख रही होती है, और उसके बाद उसका हल क्या है और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। जाएगा नहीं, मुलाकात हो रही है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम, पाकिस्तान के एक बेहतरीन कायरोप्रैक्टर। सर, हमने जाने से पहले बात की थी पॉस्चर्स के ऊपर। जब से कोविड में हिट किया, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर फ्रीलांसर और फिर इकोनॉमी की भी सिचुएशन ऐसी है, फ्रीलांसर्स की तादाद बढ़ गई। ख़ास तौर पे जो जवान सुनने वाले, मेरा तो उनको ख़ास तौर पे मैसेज होगा कि इस बात को बड़ी जवाब को गौर से सुनेगा, क्योंकि सर जब बैठते हैं इस कुर्सी के ऊपर तो वो पेन ऐसा होता है कि काम कर रहे होते हैं 8-8 घंटे 9 घंटे प्रोजेक्ट्स डिलीवर करने होते हैं काम करके। तो सर अगर हम देख सकें कि कहाँ पे तकलीफ़ आती है और किस टाइप की चीज़ें होती हैं, हाइट का क्या फ़र्क आता है टेबल के ऊपर, इसका इम्पैक्ट कैसा आता है किसी भी शख्स पे जो काम कर रहा है 9 घंटे कुर्सी पे बैठ के। ओके, ठीक है, इसका 2-3 जवाब हैं मेरे पास। देखें, सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है। हमारे माँ बाप बहुत मोहब्बत करते हैं हमारे माशरे में, तो जो हमारे अपना एशियन कल्चर, लेकिन बच्चे के पोस्चर पे उसको टोकते नहीं बचपन से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। बच्चा झुक के बैठा हुआ है, बेशक वो कलरिंग कर रहा है, माँ बाप देख रहे हैं यार कितना अच्छा कलर कर रहा है, ये नहीं देख रहे कि यार वो ज़मीन पे बैठ के बहुत झुक के काम कर रहा है, उसकी आदत डेवलप हो रही है, बैकबोन आगे की तरफ झुकानी है, नहीं एक्यूट एंगल बना रहा है वो। आप उसको गाइड करें, टेबल चेयर लो या इस तरह करो, दैट शुड बी पैरेलल टू योर फेस व्हेन एवर यू आर वर्किंग ऑन इट। जो भी प्रोजेक्ट बना रहे हैं या लिख रहे हैं या कलर कर रहे हैं, जो भी है, बचपन से बताओ बच्चों को। हमारे बच्चों से आप सवाल करेंगे नल, NULL, कुछ नहीं पता, अच्छा क्या सीधा क्यों बैठूं, टेढ़ा क्यों बैठूं। इवन टेलीविजन या कंप्यूटर पे आपने बच्चों को देखें, बच्चे ऐसे करते हैं जैसे दीवार से किसी पड़ोस में झांक रहे हैं। अरे यार सीधे बैठ के काम करें आप नहीं टोकते बच्चों को, बस आप उनको मोहब्बत जताते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो जिस तरह नुकसान हो रहा है वो आपको ना खुद अवेयरनेस है ना आप बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं वो अवेयरनेस। तो पोस्चर पे तवज्जो ना हमारी खुद की है ना हम बच्चों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि सीधा बैठना है, क्या करना है। देखें, कोविड-19 के बाद से वर्क फ्रॉम होम चल पड़ा, एवरीबडी इज़ वर्किंग फ्रॉम द हाउस जहाँ वो रहता है। तो लोग करते क्या है, अपनी थाइस पे, अपने लैप्स पे लैपटॉप रखा और बेड पे बैठ गए। सही बात। बेड पे बैठ के आराम तो किया जा सकता है, काम नहीं किया जा सकता, क्योंकि थोड़ी देर में आप ऑब्जर्व करें वो बैठे बैठे लेट रहा होगा बेचारा, आधा लेट चुका होगा वो, तो पोस्चर गलत होगा। तो फिर आप क्या कराते हैं, MRI कराते हैं, तो पेन होता है और आप देखते हैं कि लॉस ऑफ लुम्बर लॉर्डोसिस ड्यू टू द मसल स्पैज़म, आपके पट्टे खास शक्ल में आके कर जाते हैं और वहीं उसी पोस्चर में रह जाते हैं। क्या कहते हैं मुहावरे में, कमर तख्ता हो गई, तो ऐसे ही होती है तख्ता। फिर बाइकर्स की बात आप कर रहे थे, तो बाइक पर भी एक तो आपकी शॉक्स और सीट अच्छी हो, दूसरा जैसी रोड है उस लिमिट में आप स्पीड में चलाइए, नहीं कि आप खड्डों में भी, बाइक तो खैर सत्यानाश होगा ही, डैमेज होगी, लेकिन आप खुद भी डैमेज होंगे स्पाइन लेवल पे, या आपके जो कूल्हे के गोले हैं, जोड़ हैं, SI जॉइंट्स वगैरह, वो सब खराब होंगे। और ये चीज़ अगर हमें देखें तो जैसे कंटेंट राइटिंग एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे बच्चे काम करते हैं, लड़के या लड़कियाँ, कभी लेट गए और तकिया ऐसे लगाई कि 3-4 तकिया लगाई और फिर उसके बाद अपना काम कर रहे हैं, और फिर जब थोड़ी देर बाद उठे तो मेरे ना बैक में शदीद पेन हो रहा है। तो वो क्या पेन है, अगर हम इस पोजीशन के हिसाब से देखें तो मिसाल के तौर पे कंप्यूटर टेबल को यूज़ करने वाला बंदा, इसी तरीके से जो बाइक पे बैठने वाला है, और ये जो लेट कर काम किया जाता है, तो कहाँ पे ऐसा असर आता है कि किस पे प्रेशर ज़्यादा? मेनली 2 जगहों पे आता है, देयर आर 2 प्लेसेस। अगर आप देखें तो 36 आपके स्पाइन्स हैं और डिस्क हैं, डिस्क को हम उर्दू में मनका कहते हैं, लोग मनका कहते हैं, और ये आपके मोहरे हैं जिसको हम स्पाइन कहते हैं। सबसे
ज़्यादा असर होता है लुम्बर पे। ये 5 मोहरे हैं, L1 फ्रॉम L1 टू L5 और S1 इंक्लूडिंग। उसके बाद सर्वाइकल यानी गर्दन, ये सपोर्टिव नहीं है। देखें साइकिल में फिर भी पेल्विक बोन है सपोर्ट करने, और थोड़ा ऐसे यानी चेस्ट के पीछे जो हड्डियां हैं उसमें फसलियां हैं जो सपोर्ट कर लेती है मासिवली। लेकिन ये अकेली है और ये अकेली है, पूरा बर्डन को उठाना है। और अगर आप हैवी वेट हैं और आपका क्वालिटी अच्छा नहीं या पोस्चर ख़राब है, तो सबसे पहले आपको गर्दन या फिर कमर का इश्यू होगा, लोअर बैक, या फिर दोनों एक साथ होंगे। समझे, ये दोनों डिजीजेस कजन्स हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये होगी तो ये होगा लोअर बैक, लोअर हुआ तो गर्दन में खिंचाव है। तो ये होता है। तो मेरे पास कोई अगर अलोन, वो कहते हैं कि मेरी एक ही कंप्लेन है लोअर बैक की, तो मैं गर्दन भी एडजस्ट करता हूँ, तो उसका बेनिफिट डबल हो जाता है। तो ये दो चीज़ें पहले खराब इसी तरीके से जब कोई वज़न उठा रहे होते हैं तो यंग होते हैं और डर नहीं लगता, तो क्या जिस जैसे दिल चाहा उठा लिया और वज़न उठाया, और एकदम से कहते हैं कि कमर पे ना शदीद तकलीफ आ गई। फुकदान है ना गाइडलाइंस का। मेरे पास यंग बॉयज़ जो आते हैं वो जिमर्स हैं, ज़्यादातर एथलीट्स हैं, क्योंकि उनका कोच, मुझे नहीं पता वो किस बात की फ़ीस ले रहा है, क्या गाइड कर रहा है, क्योंकि होना तो ही चाहिए। अगर आप बगल बेल्ट बांधे जिम में एंटर हुए तो वो आपको मना कर दे, और लेकिन बस वो डेडलिफ्ट लगा रहे हैं और टी बार्स लगा रहे हैं, स्क्वाट्स लगा रहे हैं, और ये गलत पोस्चर में करते हैं। गाइड कोई नहीं करता। बॉडी बनाने के चक्कर में बॉडी फिनिश हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर लामहला फिर किसी से ठीक नहीं होते, हमारे पास आते हैं एडजस्टमेंट के लिए, बल्जेस हो जाते हैं, मल्टीपल डिस्क बल्जेस हो जाते हैं अगर वेट गलत तरीके से उठाएं। वरना कोई लिमिट नहीं है, आप बहुत सारा वेट उठा सकते हैं, लेकिन अगर पोस्चर ठीक है तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में अवेयरनेस का सबसे बड़ा इशू है और पाया जाता है कि कायरोप्रैक्टिस या कोई भी पेन आपके पास आता है तो उस पेन को समझना, कि मिसाल के तौर पे जॉइंट्स का पेन है और वो क्यों पेन आ रहा है, उसको सॉल्व करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते अनफॉर्चुनेटली। तो जिस तरीके से सामान लेके आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आबादी जो है वो बाइक्स के ऊपर ट्रैवल करती है, दोनों हाथ के अंदर 10 किलो 5 किलो का सामान है पकड़ा हुआ है, और फिर उसके बाद वो कहता है शोल्डर और मेरे ना पीछे वाली साइड पे ना पेन आ गया बहुत शदीद, और 15 मिनट पकड़ के थैलियाँ ऐसे ही लेकर आया। अगर आप देखें तो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो पूरे पूरे फंके उठा के ना अपनी बाइक पे ना पीछे बैठ के लेकर जा रहे हैं। तो उस पर इम्पैक्ट जो पड़ता है कि छोटी चीज़ों को कैसे बेहतर किया ब्रदर, थोड़ा सा सोशल इकोनॉमिकल प्रॉब्लम भी है ना। हर आदमी तो कार अफोर्ड नहीं कर पाता, तो लामहला इवन यहाँ कराची में मैंने देखा, अपने मुल्क में मतलब पूरे शहरों में, कि बाइक आपकी रोजी रोटी रोजगार से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। आप मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का हिस्सा हैं, कोई भी आप फील्ड वर्क कर रहे हैं, तो बाइक के बगैर कर ही नहीं सकते। फिर यहाँ पार्किंग का कोई इशू इतना ज़्यादा है कि प्लान नहीं बना हुआ कुछ। बिल्डिंग्स तो है लेकिन उनकी अपनी पार्किंग्स नहीं है, तो आपको क्या, आप गाड़ी कहाँ, और हर जगह पे माफिया 30 रुपये और 50 रुपये लेते हैं गरीब आदमी से, जो दिन के 600-800 कमा रहा है। अगर वो 200 रुपये ही पार्किंग वालों को दे देगा इस माफिया को, तो वो खाएगा क्या और बच्चों को क्या खिलाएगा और पढ़ाएगा क्या। तो ये चीज़ें इश्यूज तो हैं। मजबूरी में भी मैं समझता हूँ, अगर एक सफ़ेद पोश आदमी है, वजन उठाना उसकी मजबूरी, तो पोस्चर दुरुस्त करके उठाए। और बाइक पे खुद बैठे, दूसरे को बोलिए फैन उठा के मुझे, तो खुद झुक के बाइक पे बैठे बैठे ना उठाए, वो बहुत खतरनाक हो जाता है। दूसरा, अभी आप कहते हैं दोनों हाथों में थैला लेके या वेट लेके लोग मूव करते हैं, मेरे हिसाब से वो ठीक है। क्यों, एक हाथ में थैला लेके बैकबोन को टेढ़े करने से बेहतर है दो बाल्टियां एक साथ उठा लें इक्वली, ताकि पोस्चर सीधा रख के आप चलें, उसमें नुकसान कम है। ये चीज़ें लोग नहीं समझते और उम्र फॉलो भी नहीं करते, टेढ़ा सफ़र करते हैं एक हाथ में चीज़ लेके, तो भी होता है। तो ये अगर आपके पास 10 किलो है सामान, ग्लॉसरी है, तो उसको 2 शॉपर्स में कर लें और इक्वली इस तरह चले, तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इवन घुटने भी खराब नहीं होंगे। अगर हम ये बात करें जो डेली बेसिस पे जो ख़ास तौर पे वज़न उठाते हैं या फिर इस तरह बाइक पे ट्रैवल करते हैं, क्या उनकी कोई एक्सरसाइजेज हो सकती हैं जो वो डेली बेसिस पे सिर्फ 5 से 10 मिनट लेटे लेटे या फिर सुबह उठने के बाद कर सकते हो, ताकि अपने जॉइंट्स को थोड़ा सा वो फंक्शनल साइड के ऊपर लेकर आ सकें और एक्टिविटी हो सके? अपनी प्रैक्टिस में मैंने देखा है, लोगों को गाइड करके बताने के, समझाने के और प्रैक्टिकली गाइड करने के बावजूद वो फॉलो नहीं करते, एक्सरसाइज फॉलो नहीं करते, और मुझसे ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब सारा दिन मजदूरी ही करते हैं, अब क्या एक्सरसाइज करें, आप तो हमें मरवा दोगे। ये है, लेकिन मैं फिर भी स्नैक पोस्चर को प्रमोट करता हूँ। उल्टा लेट के जो चेस्ट उठाया जाता है उससे लोअर बैक के लिए बहुत फ़ायदा होता है, लोअर बैक बेहतर हो जाती है, और अगर पोस्चर ख़राब हो रहा है तो वो बच जाता है ख़राब होने से, क्योंकि एक दफ़ा पोस्चर ख़राब हो गया
तो अगली जिंदगी फिर खराब ही है। Yes. जब तक वो ठीक नहीं होगा आपको पेन तो रहेगा। अब कब तक पेन किलर खाएंगे? आपने किडनी डैमेज कर लेंगे पेन किलर खा खा के। ये तो होगा, लॉन्ग टर्म पे तो ये होना है। बिल्कुल, वो क्योंकि सबसे ज़्यादा मसला हमारे पास एक देखने को ये मिलता है कि नॉर्मल बस रूटीन चले जा रहा है, वो आता है रात को थके हुए आता है, सो जाता है और फिर सुबह उठता है, फिर दोबारा निकल जाता है। लेकिन वो 5-10 मिनट मिसाल के तौर पे 8 घंटे कोई ऑफिस के अंदर जॉब कर रहा है और सारे कॉल सेंटर्स के अंदर कुर्सी पे बैठ के 8 घंटे जॉब करनी है, तो अगर उसमें कौन कौन सी ऐसी छोटी चीज़ें हो सकती हैं जो उसके बोन को एक्टिव जी, अगर लॉन्ग टर्म सिटिंग है, लॉन्ग आवर्स ऑफिस में हैं आप फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और डेस्कटॉप, तो हर आधे घंटे बाद उठें और पानी पी के आएँ। हर आधे घंटे बाद उठें, 2 मिनट वॉक कर लें। ये एक साथ लंबा देर तक नहीं बैठें, वरना आपकी जो मसल मेमोरी है वो दूसरी जानिब फिक्स हो जाएगी और आप उठना बैठना दुश्वार हो जाएगा। तो एक्टिव रहना इंपॉर्टेंट है। भले आप 9 घंटे की शिफ्ट करते हैं लेकिन फिर भी मूव करें, इधर से उधर मूव करें ताकि वो उसके पास एक्टिविटी और पानी का इंटेक रखें, क्योंकि मैंने जो 80% MRIs रीड किए लोगों के स्टडी के इतने सालों में, उसमें ये होता है कि डिस्क डिहाइड्रेशंस, हर जगह डिस्क डिहाइड्रेशन लिखा है, यानी आपकी जो मनका है, जो डिस्क है, उस पर पानी की कमी है, क्योंकि उसका गीला रहना, वेट रहना, लुब्रिकेटेड रहना इंपॉर्टेंट है। वो ड्राई होगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं। हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर इसके बाद आके जानते हैं कि चलने के अंदर और एक्टिविटी जो रोज़मर्रा की होती है उसमें कायरोप्रैक्टिस के अंदर कौन कौन सी प्रैक्टिस का ख्याल करना चाहिए, कहाँ पे पेन आ जाता है, उसका रिजॉल्व कैसे होगा। जाहिर नहीं, मुलाकात हो रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सलीम, पाकिस्तान के एक बेहतरीन प्रैक्टिशनर। आज सर ये मुझे बताइएगा कि आप भी बाइक यूज़ करते हैं और हैवी बाइक्स का आपका बहुत ज़्यादा शौक़ है और उस पर ट्रैवलिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो आप खुद से किसी चीज़ का ख्याल करते हैं जब आप राइड कर रहे होते हैं? और क्योंकि उसके अंदर तो एक अलग पोस्चर होता है और एक डिफरेंट अंदाज होता है, लोग झुक के भी थोड़ा सा चला रहे होते हैं और कुछ हैवी बाइक होती हैं जिसमें बिल्कुल पीछे एक स्टिल पोजीशन के क्रूजर चॉपर्स, तो उसमें क्या ख्याल करते हैं अगर कोई इस तरीके से बड़ी रैली करते हैं या बहुत लोग लंबे टूर पे जाते हैं? हमारे जहन में तो यही होता है कि सबसे पहले तो पोस्चर है ना, तो आपकी बाइक ऐसी होनी चाहिए कि पोस्चर अच्छा रहे, सीट कंफर्टेबल हो। लेकिन स्पोर्ट्स बाइक्स या जो रेसर बाइक्स हैं उनके अंदर आपको झुक के चलाना पड़ता है बाइक। तो जैसे ही मैं फील करता हूँ कि वो लो बैक में स्ट्रेस आ रहा है, मैं रेस्ट करता हूँ, मैं उतर जाता हूँ बाइक से, 5 मिनट वॉक करता हूँ, थोड़ा उठक बैठक लगाई, दोबारा से राइड किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोस्चर में पेन होने के बावजूद मजीद ट्रैवल करने का मतलब है यू आर किलिंग योरसेल्फ। पहला काम ये है। दूसरा, स्पीड लिमिट रखें रोड के हिसाब से। ये नहीं कि मैं जीत जाऊं और सबसे आगे चला जाऊं, ये तो सभी सोचते हैं। रोड अगर अच्छा है तो स्पीड लें, वरना नहीं लें। मतलब उस पर कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। और बाइक कैसी भी हो, आपका पोस्चर ठीक है तो एक 70 सीसी या 50 सीसी बाइक भी नुकसान नहीं देगी। मैंने अपने बड़ों को भी देखा है जो बाइक यूज़ करते हैं, ज़िंदगी भर यूज़ किया लेकिन कोई इशू कभी नहीं आया उनको, नेवर। हाँ, वहाँ पर ये जो वॉशरूम यूज़ करते थे देसी स्टाइल, WC यूज़ करते थे, उसकी वजह से बड़ा बेनिफिट रहता है। तो जो उनके कूल्हों की मसल्स हैं जो बटोक साइड पर हैं, जैसे ग्लूटेल्स हैं आपके मेनली, और प्रीफॉर्मिस मसल्स हैं, वो एक्टिव रहते हैं। लेकिन जो लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया कमोड यूज़ करते हैं, टॉयलेट सीट यूज़ करते हैं, उनके साथ एल्डरली एज में यानी 55-60 में बड़े इश्यूज आते हैं, क्योंकि उनको बॉडी को फुल रेंज ऑफ मोशन मिलते ही नहीं है। कभी आपने नोट किया कि अमीरों में ये डिजीज़ है और मजदूर में क्यों नहीं है? मैं जब देखता हूँ तो साइड वॉक पे, फुटपाथ पे सुबह सुबह जो मजदूर बैठे होते हैं अपना सामान लिए कि हमें मजदूरी मिलेगी, आज के दिन की दिहाड़ी लगाएंगे, वो उकड़ू बैठे होते हैं सारे। मैंने हिप रख के फुटपाथ पे बैठे हुए किसी को नहीं देखा, वो सब उकड़ू बैठते हैं। इसे एशियन स्कॉट कहते हैं। ये बेस्ट होता है। इवन के अगर आप सुन्नत रसूल देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उकड़ू बैठ के खाना तनावुल फरमाते थे। तो इसके बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा है। तो पोस्चर तो ज़मीन में बैठने के ऊपर भी मेंटेन किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो ये ज़रूरी है। हम जिस तरह बैठते हैं वो गलत तरीके हैं। और इवन फोर्सेस के अंदर भी ऐसे ही होता है, जितने सोल्जर्स हैं वो खाना खाने का एक अंदाज़ है और वो बाकायदा इसी तरीके से अपनी चीज़ों को कन्वे भी करते हैं, आगे ड्रिल भी करवाते हैं और इस तरह लेके मुझे आपकी बात से अपना टाइम याद आ गया। कॉलेज में NCC की प्रैक्टिस थी, उससे कहते थे डड्डू चाल, यानी पहले उकड़ू बैठो फिर एक मतलब 50 मीटर चलो ऐसे ही। तो उस वक्त तो जान निकल जाती थी, लेकिन इसका बेनिफिट थाइस पे और लेग मसल्स में बड़ा अच्छा रहा। बिल्कुल सही। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पे एक माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज़्यादा पाई जाती है
और हर थोड़ी देर बाद वाला काम करने वाला शख्स वो उसका शिकार हो जाता है और पूरा दिन उसका ख़राब गुजरता है। तो इससे कोई असर कायरोप्रैक्टिस का भी जुड़ता है अंदर कि उसमें कोई चीज़ बेहतरी आ सकती है, और जो पीछे ख़ास तौर पे स्ट्रेस और मसल पेन होता है और उसमें जॉइंट्स के अंदर पेन मौजूद होता है और वहाँ पे स्टिफनेस आ रही होती है। आपकी नेक के पीछे, आपकी अपर बैक पे, गर्दन के दोनों तरफ जो मसल है वो बहुत चौड़ा है और ट्रायंगुलर शेप में है, उसे ट्रैपेजियस कहते हैं, शॉर्ट्स में हम ट्रैप्स कहते हैं, जो साइड में नज़र भी आता है अगर आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जैसे गोल्डबर्ग कहते बहुत हैवी थे। ओके, तो सारा स्ट्रेस वहाँ जमा होता है मेरे हिसाब से। अगर आप झुके काम करते हैं, इवन एक घर हाउस होल्ड खातून भी प्याज काट रही है और वो झुक के कर रही है, तो यहाँ स्ट्रेस आएगा उसके। दूसरी बात, ओवर थिंकिंग, आप बहुत कुछ अल्लाह पे छोड़ सकते हैं, इसलिए प्लान किया जाता है। देखिए गज़वात भी तो प्लान होती थी, जंगें प्लानिंग से होती हैं चीज़ें, हमारा कोई प्लान नहीं होता, बस ज़िंदगी गुजर रही है, जी नहीं रहे। और मुख्तलिफ चीज़ें फिर मीडिया भी देखें, कुछ खबरें बहुत से ममालिक जो तरक्की याफ्ते मैंने देखा है कि बैड न्यूज़ नहीं शेयर की जाती, कहीं कोई इवन मर्डर हो गया वो नहीं दिखाते, यहाँ तो हर चीज़ पहले बताई जाती है ताकि वो बिके। मीडिया तो ऐसे ही हो गया हमारा, तो वो हर चीज़ जो नेगेटिव है बताते हैं। अब कोई बेचारा डेथ हो गया तो बोलेंगे मर्डर हो गया, तो ये चीज़ हम देखते हैं, कहते हैं हर आदमी अपने ऊपर रख के सोचता है कि मेरे घर में तो नहीं होगा खुदा ना खास्ता, तो इसलिए स्ट्रेस बढ़ता है हालात देख के। सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस भी ऐसी हैं कि आदमी की आज जॉब है और कल का नहीं पता, कि उसका बॉस उसको बुला के बोले टाटा बाय बाय, हम अफोर्ड नहीं कर सकते मजीद एम्प्लॉयज़ को। ये चीज़ तो रहती है, एक तलवार आप पे लटकी हुई, तो आप रिलैक्स कैसे होंगे? अल्टीमेटली माइग्रेन तो होना ही है। तो मेरे पास जो लोग आते हैं, जिसको जैसे बाकी लोग मुझसे, मेरे कोलीग्स पूछते हैं तो बड़े शौकीन लग रहे हैं, कोई पेन तो नहीं है, बस कड़ाके निकलवाने आ गए, जो क्रैक साउंड्स आ रही हैं, क्यों आते हैं? तो मैं जवाब देता हूँ कि नीड है, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको नीड है, उसको स्ट्रेस है, वरना वो रिलैक्स फीलिंग के लिए क्यों आएगा? सही बात, ठीक है। ये चीज़ें दो जगह होती है, या आप किसी से मसाज करवाएं प्रोफेशनल से, या कायरोप्रैक्टिक्स पे आ जाएं। मसाज करेगा आपके टिश्यू लेवल पे, मसल लेवल पे। कायरोप्रैक्टिक्स जो काम करते हैं हम लोग, वो बोन लेवल पे होगा, उसमें मजीद नाइट्रोजन बबल्स रप्चर हो जाएंगे बॉडी से, और आपको एक अलग फीलिंग आएगी। ज़बरदस्त। अब इसी तरीके से हमने यंग जनरेशन की बात कर ली, सीनियर एज के अंदर आते आते बहुत सारा बेतहाशा पेरेंट्स शिकायत करते हैं, मेरे टीचर भी उस्ताद मोहतरम, उनके साथ भी घुटनों का दर्द जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और घुटने पकड़ पकड़ के चढ़ रहे हैं, उनसे घुटनों में जान नहीं है, हड्डियाँ बोली जा रही हैं, कड़क 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 करके आवाज़ आती है। इसी तरह हाथ के जॉइंट, हाथ काँप रहे हैं। ये सीनियर एज में आती है, तो उसको कैसे बेहतर तरीके से कंटेन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है? एज सिर्फ एक नंबर है, ठीक है। अब आप देखें देही इलाकों के लोग बुढ़ापे में भी आप उनसे शेक हैंड करें, आपका हाथ छुप जाएगा, इतने बड़े बड़े हाथ हैं, इतनी जानदार लोग हैं। अफगानिस्तान में देखें आप, उनके जो आगा जानी दादा होते हैं वो सबसे बड़े ताकतवर होते हैं, वो बिग पापा होते हैं उनके। वजह क्या है? आपका डाइट नहीं है, आपका ऑर्गेनिक फूड नहीं है, आप ज़िंदगी भर आपका कैल्शियम विटामिन डी लो साइड पे रहा, जब जाओ कमी है, जब जाओ डेफिशिएंसी है, तो ये तो होगा। जब तक जवानी है एक अलग सोल होती है, एक अलग इमोशन होता है, आप चल रहे होते हैं, चलो देखो अभी बेगम बच्चे माँ बाप को देखना है, छोड़ दो, अभी इग्नोर करो अपना पेन को, अपने काम करो, बाद में क्या होगा? फिर यही होगा, आप एक बहुत पुरानी और बोसीदा बिल्डिंग बन जाएंगे। अपना कैल्शियम लेवल पूरा रखें, वो डाइट्स मत लें जो कैल्शियम रॉबर्स हैं, ठीक है, जैसे चॉकलेट, आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चाय कॉफ़ी जिसमें मिल्क ऐड होता है वो। मैं कहवा तो बहुत पसंद करता हूँ, कहवा कहता हूँ, प्रमोट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ कि कहवा पिएं, बगैर दूध की चाय कॉफ़ी फिर भी बेहतर है। फिर बेकरी आइटम जिसमें सोडियम सल्फाइड है, सोडियम बेंजोएट है, सोडा वगैरह डालते हैं, इतने से आटे से इतनी बड़ी बन ब्रेड बनाते हैं, जादूगर होते हैं लोग, वो चीज़ें आपको डैमेज करती हैं, ऑस्टियोपीनिया, ऑस्टियोपोरोसिस कर देती हैं आपको, लाबहाला आपकी हड्डियाँ भुरभुरी होंगी, और सबसे पहले हड्डी नहीं बल्कि उसके साथ कार्टिलेज जो इन बिटवीन दिख रहा है आपको, ये कार्टिलेज तो है जो हमें मूव करता है, जो चिकना रहता है, जो हड्डियों का ऐसे लुब्रिकेट मूवेबल पार्ट है, वो डैमेज होगा तो रियल बोन करीब आ जाएगी और घिसेगी, फ्रिक्शन होगा, पेन होगा, इन्फ्लेमेशन होगी और लॉस ऑफ मोबिलिटी, ख़त्म, नहीं चल फिर सकते। और लास्ट में पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे ख़ास तौर पे आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों ने पढ़ाई करते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा होता फ्यूचर कैरियर हम अपना मेडिकल साइड के ऊपर भी कैसे बनाएं, तो कायरोप्रैक्टिस की साइड पे कैसे आ सकते हैं, और पाकिस्तान में ओवरऑल इस प्रोफेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए और लोग स्टेक होल्डर्स अपना रोल कैसे प्ले कर सकते हैं? देखें, लोगों में अवेयरनेस देने का काम तो आपने सॉल्व कर ही दिया है, आप लोगों ने, मीडिया ने कर दिया है। जो मुझे ज़्यादातर लोगों ने जाना वो आप लोगों की वजह से जाना है, मीडिया की वजह से जाना है। मेरा काम कैसा है वो एक अलग चैप्टर है, ठीक है। दूसरी बात, पाकिस्तान में रहते हुए तो कोई कायरोप्रैक्टर क्या बनेगा, यहाँ कोई इंस्टीट्यूशन ही नहीं है,
पीएमडीसी से हम लोग रिकग्नाइज नहीं होते, ना कोई एफिलिएशन है हमारी, बस हम अपने परमिट पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, चाहे वो दुबई में करें या पाकिस्तान में करें या अबू धाबी में करें, कहीं भी करें। तो हम तो इस तरह है। हाँ, स्टेट जाने के बाद हमें कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं, मज़ीद फर्दर फिर हम वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन हमारे कंट्री को इस तरह सोचना चाहिए, हम 200 साल पीछे हैं दूसरे मुल्कों से। यहाँ की एक छोटा इंस्टीट्यूशन भी नहीं है कहीं कि जो ये पढ़ाए कैरोप्रैक्टिस के बारे में, और पढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग तो अलग ही लोग हैं, वो बहुत आगे हैं हमसे। हम लोग तो अभी तक डैम नहीं बना सकते, वो तो बहुत आगे। ये बहुत चैलेंज है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलीम टाइम निकालने का और कामयाबी के सफर में आने का। थैंक यू सो मच। आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। अगर हम अपनी लाइफ के अंदर इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें तो हमारी लाइफ और हमारी चीज़ें ज़िंदगी की रोज़मर्रा बहुत खूबसूरत और बेहतर हो सकती है और आसान हो सकती है। इन्हीं छोटी चीज़ों को लेके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए और सीखते रहिए और दूसरों को भी आगाही दीजिए ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके मिलके। कामयाबी का सफ़र से डॉक्टर मोहसिन को इजाज़त दीजिए। अगली बार मुलाकात होगी नेक्स्ट शो के अंदर एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।